मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं। हर मॉर्निंग अपडेट, हर एक डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे, तो बने रहिए। इंडिया की शुरुआत करते हुए बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली से खबर सामने आ रही है। अलीपुर में एक प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की वजह से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है और 30 से ज्यादा फायर फाइटर्स की टीम वहां पर मौजूद है। आग पर काबू पाने के लिए 200 दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग के चलते लाखों का नुकसान भी वहां पर हुआ है। भीषण आग के चलते 3 इमारतें ढह गई हैं। फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां अभी भी आग बुझाने में जुटी हुई हैं। 200 दमकल कर्मियों ने आग पर किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया है। आग के चलते लाखों का नुकसान हो गया है। अलीपुर के प्लास्टिक गोदाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि आखिरकार क्या कुछ वो कारण रहे जिसकी वजह से प्लास्टिक के इस गोदाम में अचानक से आग लग गई। लेकिन फिलहाल गनीमत की बात ये रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है और 200 दमकल कर्मियों ने 30 गाड़ियों के साथ जो कि वहां मौजूद रहे, उनके द्वारा इस आग पर काबू पाया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कितनी विकराल यहाँ पर भीषण आग लगी है। 3 इमारतें ढह गई हैं इस आग लगने की वजह से। फायर फाइटर्स की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई थी, जिनमें से 200 दमकल कर्मी मौजूद थे आग पर काबू पाने के लिए। आग के चलते लाखों का नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों को देख करके ही आप बखूबी अंदाजा लगा पाएंगे कि आग कितनी तेजी से इस पूरे एरिया में फैलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के अलीपुर की ये खबर बता रहे हैं, जहाँ पर भीषण अग्निकांड की तस्वीर है। और चलिए कश्मीर घाटी से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में डबल एनकाउंटर हुआ। श्रीनगर और अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर में जब से विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद से आतंकी हमलों में इजाफा देखा जा रहा है। लग रहा है कि आतंकी आकाओं को फिलहाल जो लोकतंत्र है वो जम्मू कश्मीर में रास नहीं आ रहा है। इसी की वजह से आतंकी हमलों में इजाफा देखा जा रहा है। फिलहाल अभी श्रीनगर टू अनंतनाग कैसे हिंद के योद्धाओं ने आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया है, हम इसको आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। पहला एनकाउंटर श्रीनगर के खानियार में हुआ, जबकि दूसरा एनकाउंटर अनंतनाग में हुआ। श्रीनगर में 2 साल बाद मुठभेड़ हुई है। खानियार इलाके में शनिवार सुबह हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। ये धमाका आतंक के खात्मे का सबूत है। ये धुआं दहशतगर्दों की आखिरी निशानी है। सेना ने आतंकियों के ठिकाने को बम से उड़ा दिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद खानियार इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। आतंकियों को सरेंडर करने को कहा गया। आतंकियों को जब एहसास हो गया कि वो पूरी तरह से घिर चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। ऐसे में सर्च अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। एनकाउंटर के दौरान जिस घर में आतंकवादी छिपे हुए थे वहां आग लग गई और आसमान में घना धुआं उठता देखा गया। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। शांगस लारनो इलाके में हल्कान गली के पास मुठभेड़ हुई थी। मारे गए आतंकवादी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF संगठन के थे, जो जैश ए मोहम्मद का हिस्सा है। मारे गए आतंकियों के पास से M4, AK राइफल, ग्रेनेड और 3 IED और भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया गया है। हल्कन गली पे हमारे सतर्क जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया और हमारे सतर्क जवानों ने बहुत ही बहादुरी और संयम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। इन दोनों टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें M4 राइफल, AK-47 राइफल, ग्रेनेड्स, 3 IEDs और भारी तादाद में एमिनेशन मिला है।
हालांकि आतंकियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान भी जख्मी हो गए हैं। तो वहीं इस एनकाउंटर के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। ज्यादा जानकारी लेकर साहिल सोहेल हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए। साहिल, फिलहाल मौजूदा अपडेट क्या है? कहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों के सफाई के लिए सेना लगातार आगे बढ़ रही है, क्योंकि देखिए, जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की डायरेक्शन थी उसके अनुसार सुरक्षा बलों ने अपनी जो आतंक विरोधी अभियान है वो कश्मीर घाटी के अंदर तेज कर दिए गए हैं। इस वक्त भी बांडीपोरा के पन्नेर जंगली इलाके में सुरक्षा बलों का जो आतंक विरोधी अभियान है वो लगातार जारी है। हालांकि श्रीनगर और अनंतनाग में जो कल एनकाउंटर्स हुए हैं वो समाप्त हुए हैं और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। श्रीनगर के एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर उस्मान को मार गिराया गया है, जबकि अनंतनाग में 2 और आतंकवादियों को मार गिराया गया है जिन्होंने राइफलमैन हिलाल अहमद की पिछले महीने हत्या की थी। तो इस तरह से जानकारी आपने दी। फिलहाल बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आतंकियों के सफाई के लिए लगातार सेना के द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं उसको लेकर के सियासत भी काफी ज्यादा तेज है। इन्हीं आतंकी हमलों को लेकर के फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान भी दिया है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि क्या सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है? यहाँ सरकार बन गई है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ये पहले क्यों नहीं हो रहा था? इन आतंकी हमलों की जांच जरूर होनी चाहिए। कार्रवाई मत कीजिए, ये इन चीज़ों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं है। शायद फिर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूँगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। वहाँ पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पे आयद होती। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के 2 गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर। वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहाँ पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? फिर ये तो उनकी जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं? आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। नहीं, देखो, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। मारपीट की गई और थूकने तक का आरोप एक विशेष समुदाय के ऊपर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लग रहा है। बहुत हैरान कर देने वाली खबर। पूजा कर रही बच्चियों के साथ मारपीट का भी आरोप है। विरोध करने पर बच्चियों के साथ मारपीट की गई। हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। और देखिए, बवाल की तस्वीरें भी कुछ सामने आई है जो कि फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल उस वक्त हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने की कोशिश करी, बवाल को शांत कराने की कोशिश करी। इस बीच पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। विशेष समुदाय पर पूजा के दौरान थूकने का आरोप। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर यूपी के फिरोजाबाद में मुठभेड़ हुई। तेल चोर गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस ने फिलहाल इस मुठभेड़ के दौरान चोर को गोली भी मारी और एक चोर इस बीच घायल हो गया। चारों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर, फिलहाल बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। हाईवे पर टैंकर से तेल चोरी इन बदमाशों के द्वारा किया जाता था। फिलहाल 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन बदमाशों को पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक खबर और तस्वीरें फिलहाल। पैर में क्या लग गया? और झारखंड में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। आज भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है और ये मैनिफेस्टो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा झारखंड के लोगों के लिए जारी किया जाएगा। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब घोषणा पत्र आएगा। 25 बड़ी घोषणाएं और 150 संकल्प रखे जाएंगे। संकल्प पत्र के बाद 3 जनसभा को संबोधित भी करेंगे अमित शाह। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र आज जारी करेगी। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इसे जारी करेंगे।
और ये जानकारी बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा साझा की गई है। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं यूपी के अमेठी से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार टैंकर डिसबैलेंस होकर के गिर गई और उसके बाद जैसे ही ये टैंकर में ब्लास्ट हुआ उसके बाद भयंकर आग यहां पर लग गई। और इस भीषण हादसे में जो टैंकर का ड्राइवर था और साथ साथ में क्लीनर था, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। आग की लपटें कई फीट तक उठ रही हैं। धुआं आसमान छू रहा है। आसपास काले धुएं का बादल छा गया है। तस्वीरें हालात को बताने के लिए काफी हैं। आसपास खड़े लोग मूक दर्शक बने देख रहे हैं। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। आग इतनी भयावह है कि नजदीक जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ये घटना उत्तर प्रदेश के अमेठी की है। जिस गाड़ी में आग लगी वो तेल का टैंकर है। यही वजह है कि आग की लपटें लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं। दरअसल तेज रफ्तार पेट्रोलियम टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। इससे पहले कि ड्राइवर और उसके सहयोगी को कुछ समझ आता, तब तक टैंकर आग के गोले में तब्दील हो चुका था। आग की लपटें जब तेज उठने लगीं तो आसपास लोगों की भीड़ जमा होने लगी। फिर जैसे तैसे कर घायल हालत में ड्राइवर और उसके सहयोगी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। ये घटना वाराणसी लखनऊ हाईवे का है। तेलंगाना में एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है मंदिरों को लेकर। इस बार सियासत इसलिए गरमाई है क्योंकि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने एक ऐलान कर दिया और वो ऐलान ये है कि मंदिर में यानी कि तिरुपति मंदिर में सिर्फ हिंदू ही काम करेंगे। और इस ऐलान के बाद ओवैसी को एक बार फिर से हिंदू मुसलमान करने का चांस मिल गया है और साथ ही ओवैसी ने एक बार फिर से वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाया। सवाल ये है कि आखिर वक्फ बोर्ड में ओवैसी चाहते क्या है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भाईजान का तेवर देखिए। मेरे रिलीजियस अफेयर्स को मैं चलाऊंगा ना, आप कैसे चलाएंगे? अब क्या कल ऐसा वक्त आएगा कि आप आके बोलेंगे नहीं नहीं मोदी जी अब नमाज पढ़ा देंगे? नमाज पढ़ा देंगे वो, बोलेंगे अल्लाह अकबर, खड़े हो जाऊंगा, पीछे खड़े होंगे पूरे आप लोग हैं? तलखी के इस ताप को महसूस कीजिए। हमारा रिलीजन हम करेंगे ना। आप क्या मोदी जी क्या मुसलमानों के इमाम हो जाएंगे, फजीलत शेख हो जाएंगे, वो फतवा देंगे? असदुद्दीन ओवैसी के इस बौखलाहट की वजह हम बताएंगे, लेकिन इस पर हो रहे पलटवार को भी सुन लीजिए। कम से कम ये काफिरोफोबिया की अपनी मानसिकता से बाज आएं और हिंदू धर्मस्थलों पर कम से कम छीटाकशी करने से उन्हें परहेज करना चाहिए। वार पलटवार की बातें आगे बताएंगे। पहले असदुद्दीन ओवैसी की इस बौखलाहट को समझ लीजिए, जिसकी वजह है टीटीडी बोर्ड के नए अध्यक्ष का वो बयान जिसमें बीआर नायडू ने कहा कि भगवान वेंकटेश्वर के निवास तिरुमला में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए। बस फिर क्या, ओवैसी साहब को मिल गया मौका, लगे सवाल उठाने। और सुनिए इस दौरान उन्होंने किस तरह की दलीलें दी। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नहीं नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे, और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे। यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे। तो ये पैरिटी होना चाहिए ना भाई। जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का असल मकसद है पीएम मोदी को घेरना, और इसके लिए उनको एक मौका तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड यानी कि टीटीडी ने दे दी। उसके फैसले का हवाला देकर ओवैसी अपने एजेंडे में लग गए। मोदी सरकार पर सवाल उठाने लगे और वक्फ बोर्ड में गैर हिंदुओं का विरोध करने लगे। लेकिन पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने टीटीडी के चेयरमैन के फैसले का समर्थन किया है। आस्था का सम्मान होना चाहिए। तिरुपति बालाजी का जो स्थान है वो आस्था का स्थान है, तो वहां उन लोगों को नहीं होना चाहिए जिनकी आस्था तिरुपति में नहीं है। उसी तरह तिरुपति बालाजी में
उन लोगों को नहीं रहना चाहिए जो बीफ खाते हों, जो गौमांस भक्षण करते हों। तो ये फैसला तो अच्छा फैसला है। तो मैं तिरुपति बालाजी के अध्यक्ष के इस फैसले की सराहना करता हूं और ये सनातन का विषय है, इसे सनातन की दृष्टि से देखना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान में ओवैसी पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन ओवैसी के उल जलूल तर्कों पर वीएचपी की तरफ से हमला बोला गया और वक्फ के जरिए हजारों करोड़ की जमीन हथियाने का आरोप भी लगाया गया। सुनिए वीएचपी के प्रवक्ता ने क्या कहा। भड़काऊ भाईजान है हैदराबाद का, उसको आजकल नींद नहीं आ रही। बार बार जैसी वक्फ बोर्ड की बात आती है वो तुरंत बिलबिला उठते हैं। उनको लग रहा है कि अब ये संपत्तियां मेरे से छिनने वाली हैं और यही डर उनको सता रहा है। इसीलिए बार बार वक्फ बोर्ड के नाम पर वो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं और डराने धमकाने पर उतारू हो जाते हैं और उसको हमारे मंदिरों से जोड़ते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी पर वक्फ का गलत इस्तेमाल कर जमीन हथियाने का आरोप लगा है। यूपी सहित कई प्रदेशों में वक्फ की तकरीबन 90% से भी ज्यादा जमीनों की कोई कागजात नहीं है। ऐसे में वक्फ बोर्ड की तुलना तिरुपति देवस्थानम बोर्ड से कोई कर भी कैसे सकता है। दोनों बोर्ड के बीच समानता साबित करना वाकई भड़काने वाला ही है। अगली खबर आपसे और हमसे जुड़ी हुई है। छठ पर घर से बुलावा आया है, माँ ने बेटी को घर पे बुलाया है, लेकिन बेटा आखिरकार जाए तो जाए कैसे, क्योंकि ट्रेनों में तो पैर रखने की जगह नहीं है। क्योंकि त्योहारी सीजन है और ऐसे में मुंबई रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में। स्टेशन के अंदर और स्टेशन के बाहर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। ट्रेन के लिए लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, फिर भी ट्रेन में सीट नहीं मिल रही है। त्योहारी सीजन में हर कोई परदेश से गांव लौटना चाहता है। ऐसे में जनरल बोगी में तो लात रखने तक की जगह नहीं है। तस्वीरें मुंबई के बांद्रा टर्मिनल की हैं। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि आम लोगों के लिए रेलवे में सफर करना कितना मुश्किल है। पहले दिवाली और अब छठ पूजा है। ऐसे में बिहार, यूपी, झारखंड और बंगाल आने वाली ट्रेनों में सीटों को लेकर मारामारी मची है। बांद्रा टर्मिनल की इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। सरकार दावे तो लाख कर रही है कि हमने दिवाली और छठ के मद्देनजर सैकड़ों स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है, फिर भी मुंबई और दिल्ली के स्टेशनों पर इतनी भीड़ क्यों दिखाई दे रही है। मुंबई और दिल्ली से बिहार आने वाली ट्रेनों में भीड़ आम बात सी बन गई है। फेस्टिवल सीजन में ट्रेन में सीट मिलना मतलब भगवान के दर्शन जैसा है। ये तस्वीरें 27 अक्टूबर की हैं, जहां बांद्रा टर्मिनल पर ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों में होड़ मच गई। हजारों की संख्या में यात्री स्टेशन पर पहुंच गए और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, लोग ट्रेन के अंदर घुसने के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान भगदड़ में कई लोग जख्मी भी हो गए थे। उत्तर प्रदेश की करते हैं, जिसकी जहां पर बदलते दिन के साथ सियासी हलचल भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर के बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के विरोध में ही फिलहाल समाजवादी पार्टी ने भी अलग अलग जगह पर पोस्टर्स लगा दिया। अब इन पोस्टर्स में आखिरकार समाजवादी पार्टी ने क्या लिखा है, आपको दिखाते हैं। यूपी में इन दिनों अजब हो रहा है। दिन बदलते हैं, पोस्टर बदलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत की तासीर नहीं बदल रही। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। बटेंगे का नारा क्या हुआ, सियासत के पत्थर पर लकीर पड़ गई है। ये देखिए, एक बार फिर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर पोस्टर बदल गया है। पहले जुटेंगे तो जीतेंगे था, अब देखिए क्या लिखा है। मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगा और जीतेगा। समझ रहे हैं आप? मठाधीश शब्द से किस पर वार किया जा रहा है? यकीनन ये निशाना सीएम योगी पर है। अब इस पर पलटवार भी होना लाजमी है, और हुआ भी वही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है
तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा। दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है और इसकी वजह है 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चल रहा प्रचार, जिसको लेकर दोनों तरफ से तीर छोड़े जा रहे हैं, नारे आजमाए जा रहे हैं, अपने बयानों को तौला जा रहा है ताकि वोट से मोला जा सके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बटेंगे वाले बयान को लेकर एक बार फिर से अपना पोस्ट किया और लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं वो भी खिसकने की कगार पर हैं। इसीलिए ये इनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव के इस पोस्ट पर भी बीजेपी की ओर से टिप्पणी की गई और आरोप लगाया गया कि जिस भगवान राम के अस्तित्व पर इंडी गठबंधन सवाल उठा रहे थे, अब उनकी ही दुहाई देनी पड़ रही है। इस नारे का निशाना सही जगह पे लग गया है, तीर सही जगह चल गया है और जो गुब्बारा अखिलेश यादव ने फुलाया था पीडीए का, आरक्षण का, संविधान का, उसमें इस नारे ने पिन चुभो दी है। तो वहीं बटेंगे की इस लड़ाई में अब तीसरी टीम भी कूद गई है और वो टीम है बीएसपी। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने न सिर्फ इस नारे में अगली कड़ी जोड़ी बल्कि सुरक्षित रखने की भी बात कही। अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मायावती के अपने नारे हैं, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये पहला मौका है जब बीएसपी भी उपचुनाव में उतर चुकी है और यही वजह है कि मायावती को भी यूपी के पोस्टर वार में कूदना पड़ा। तो वहीं बीजेपी की ओर से सुनिए इस पर क्या बयान आया है। सपा और बसपा दोनों में ही छटपटाहट है कि कैसे जनता को अपने पाले में लाएं और इसीलिए तरह तरह के यत्न कर रहे हैं, लेकिन सपा और बसपा की दोनों की राजनीति मजहबी तुष्टीकरण की है, जातिवादी तरीके से गोलबंदी करने की है, जिसके साथ जनता जुड़ने वाली नहीं है। सियासत में नारों का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें एक और बयानवीर कूदे हैं, वो है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने सीएम योगी पर जमकर हमले किए। घर किसके तोड़े जा रहे हैं, किस पर गोलियां चलाई जा रही हैं, देख लीजिए। बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर से तोड़ेंगे और मजे लेंगे, गोली चलाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। ये कौन कर रहा है बताइए? देश की बात करो, तुम अपनी एक पार्टी की सत्ता में आने की बात मत करो। यूपी में चल रहे इस प्रचार युद्ध ने चुनावी माहौल को और भी रोमांचक बना दिया है। तो सियासी रोमांच का मजा लीजिए। ये 11 नवंबर तक जारी रहने वाला है, क्योंकि 13 नवंबर को चुनाव होने हैं और 23 को इस नारे के लिटमस टेस्ट का फाइनल हो जाएगा। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। दरअसल एक तेज रफ्तार एसयूवी अचानक से तालाब में गिर गई है। जी, ये बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार एसयूवी कार राजपुर कुसमी मार्ग से गुजर रही थी और उस दौरान कार बेकाबू हो गई। ड्राइवर ने कार से अपना नियंत्रण खो दिया और ये एसयूवी कार एक तालाब में जा गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, एक व्यक्ति जख्मी हो गया है। एसयूवी कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 4 पुरुष, 1 महिला और एक बच्ची भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर, दर्दनाक हादसा और दुखद खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तस्वीरें भी कुछ सामने आई है। तेज रफ्तार एसयूवी कार तालाब में गिरी, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। इधर दिखाइए ना यार, कहाँ ले गए आप? दरअसल 3 दिनों से गायब चल रही अनीता की हत्या हो चुकी है और वो भी बहुत बेरहमी से। और अनीता को अपनी बहन कहने वाले गुलाबुद्दीन ने ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अब आखिरकार ऐसा हुआ क्या और गुलाबुद्दीन ने हत्या के बाद में अनीता के शव के साथ में क्या किया, आपको दिखाते हैं। भीड़ उमड़ी है, पोस्टर लगा है, नारेबाजी हो रही है, पुलिस की मौजूदगी है। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जहां एक हत्या की वजह से हड़कंप मच गया है। अब हत्या हुई किसकी, ये भी जान लीजिए। शिकार हुई अनीता चौधरी और हत्यारा है गुलामुद्दीन। अनीता चौधरी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। डीसीपी राजर्षि वर्मा ने क्या बताया, ये आप खुद सुनिए।
मेन आरोपी है गुलामुद्दीन, ये जुआ सट्टा खेलने का आदी था। इसने जगह जगह से कहीं 30,000 कहीं 50,000 इस तरीके से कर्जा लिया हुआ है। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए इस महिला को बेसिकली अपने घर बुलाया और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से इसके घर जा रही है। तो इससे ये साबित होता है कि आपस में परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे और वहाँ जाकर फिर इस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि हत्यारे गुलामुद्दीन ने अनीता का क्या हश्र किया है। 50 साल की अनीता की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने शव के 6 टुकड़े कर दिए और फिर प्लास्टिक के कट्टे में भरकर शव को जमीन में गाड़ दिया। आपको मालूम हो कि पुलिस को महिला की लाश 15 फीट गहरे गड्ढे में मिली, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस हत्याकांड में गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा की गिरफ्तारी हुई है। क्यों, ये जान लीजिए। तो अभी तक जो साक्ष्य है उसके आधार पर ये महिला जो है ये मेन को अक्यूज्ड बनती है। प्लानिंग में भी और फिर एविडेंस को छिपाने में भी, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में भी इसके विरुद्ध धारा लगेगी। इसको हम जल्दी अभी गिरफ्तारी इसके दिखाएंगे। साक्ष्य इकट्ठा हो गए इसके विरुद्ध। इसके अलावा जो मेन आरोपी है उसके लिए भी हमारी टीम पिछले 1 दिन से लगी हुई है। अनीता को गुलामुद्दीन बहन कहता था, उसकी ही बोटी बोटी कर दी। और साजिश का आलम देखिए कि शव को गड्ढे में दफनाते वक्त उसमें ढेर सारा इत्र डाला ताकि शव की बदबू न फैले और सारी गुनाह इस गड्ढे में हमेशा हमेशा के लिए दफन रहे। रिश्ते को शर्मसार करने वाली इस घटना की वजह से इलाके में सनसनी है। मुलजिम को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और इसको दंड दिया जाए, या फांसी लटकाया जाए इसको, या गोली मार दिया जाए। ऐसे कोई धर्मियों को यहाँ हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। जो भी दोषी है उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए और इसके साथ में जो भी षड्यंत्रकारी है उन सबको गिरफ्तार किया जाए और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। आरोपी को पकड़ने की मांग तेज होती जा रही है, तो वहीं पुलिस लोगों को जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा दे रही है। और अब आपको लेकर चलेंगे श्रीनगर, जहां पर नेशनल वाटर गेम के लिए खिलाड़ी फिलहाल मौजूद हैं और उनका ट्रायल चलना शुरू हो गया है। वहीं वाटर गेम को लेकर के युवाओं में जबरदस्त एक्साइटमेंट है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर से, जहां पर नेशनल वाटर गेम के लिए खिलाड़ी ट्रायल के लिए पहुंचे हैं। ट्रायल उन खिलाड़ियों का चल रहा है। श्रीनगर से तस्वीरें, पोखरीबाल सेंटर में ये ट्रायल चल रहा है और वहीं पर इन खिलाड़ियों की मौजूदगी है जो कि अलग अलग जगहों से यहाँ पर ट्रायल के लिए पहुंचे हैं। वहीं वाटर गेम को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह किस तरीके से देखा जा रहा है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स के आज बच्चे जो जुड़ रहे हैं, आपने देखा अभी आपके सामने एक C1 रेस आई कि जूनियर बच्चे कैसे बीट कर रहे हैं सीनियर बच्चों को, और आने वाले दौर में ये सेंटर लीड कर सकता है नेशनल लेवल पे, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स में एक साइलेंट पैच होना बहुत ज़रूरी है जिसमें वाटर ट्रैफिक ना हो। डल में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वाटर ट्रैफिक रहता है, उसमें डिस्टर्बेंस रहता है ट्रेनिंग का भी, बट दिस पैच इज़ आइडियल फॉर लाइक अभी स्टेट चैंपियनशिप हम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंडियन कायाकिंग कैनोइंग फेडरेशन जल्द से जल्द हमें नेशनल चैंपियनशिप देगी जो इसी स्पॉट पे होगा और इस पोखरीबाल लेक को हम नेशनल एरिना पे लाए। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब आज पहली बार मतलब हमने इतना क्राउड देखा है यहाँ पे। हमने अभी तक मतलब बहुत सारे लोगों को यहाँ नहीं देखा है। मतलब ये सबसे बड़ा मतलब इनिशिएटिव लिया है वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने, ताकि मतलब यहाँ के जो यूथ को मतलब ये अपलिफ्ट करे स्पोर्ट्स में। और अब खबर राजधानी दिल्ली के द्वारका से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। अब जब इस ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ तो ये बड़ा नाटकीय अंदाज में हुआ। कैसे आपको दिखाते हैं। दिल्ली के डाबरी के नंदा ब्लॉक में शुक्रवार को फायर ब्रिगेड को इस घर में धमाके के बाद आग लगने की खबर मिली थी। आग रात करीब 9 बजे लगी थी और जब मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई और पुलिस ने मामले की जांच की तो कहानी कुछ और दिखाई दे रही थी। दावा किया जा रहा है कि कमरे के भीतर ड्रग्स बनाने की एक पूरी लैब चल रही थी। ये वही ड्रम और दूसरे सामान हैं जो ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे थे। कमरे में चारों तरफ पाउडर ही पाउडर फैला हुआ था। ये बिल्डिंग है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं दुकानें हैं, गैराज बने हुए हैं और इसी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर के ऊपर
एक लैब चल रही थी और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस लैब को चलाने वाले 2 नाइजीरियन थे और उन दोनों नाइजीरियनों की तलाश पुलिस कर रही है, जो कि ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर आग लग गई थी। आग लगने के बाद से ही साथ की दीवार टाप के वो यहाँ से फरार हो गए थे। रात किसी तरह गुजरी तो सुबह मौके पर स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर नाइजीरिया मूल के लोग लंबे समय से ड्रग्स जैसे अपराध में पाए गए हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप है कि ज्यादा किराए के लालच में कुछ मकान मालिक बिना पुलिस वेरिफिकेशन के अफ्रीकी मूल के लोगों को मकान किराए पे देते हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। यहाँ पर सारे गैर कानूनी काम होते हैं बंद दरवाजे के पीछे। कभी हर वक्त रात में 12 बजे के बाद आते हैं और सुबह 5 बजे तक। रात के हमेशा रात के 12 बजे 1 बजे आते हैं, उसके बाद सारा बहुत इतना शोर करते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं, अंदर सारा दरवाजा बंद करके। अब तक की जांच में पता चला है कि कुछ नाइजीरिया मूल के लोगों ने इस घर को किराए पर लिया था और आग लगने के बाद से 2 नाइजीरिया मूल के लोग फरार हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दावा किया है कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए गई, लेकिन बदमाश ने ही रिटर्न में फायर बैक कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस को वहां से जाना पड़ा और इस